क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया है और इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? थ्योरी सीखने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो बॉल दी हुई है। कोलिजन के पहले की स्टेट क्या है? इसमें सीधी इधर देखो, उधर नहीं। कोलिजन के पहले की स्टेट क्या है? ये जो बॉल है जिसका मास है 2 kg, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है। जिसका मास 4 kg है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेफ्ट में जा रही है। ठीक है। कोलिजन के बाद क्या होता है? कोलिजन के बाद 2 kg वाली बॉल की वेलोसिटी हो जाती है लेफ्ट साइड में और 4 kg वाली की वेलोसिटी हो गई है v2। अब v2 हमसे पूछा है कितना है। ठीक है। पहले पार्ट में क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ 4 kg बॉल आफ्टर द कोलिजन। तो इसमें अगर केवल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने की जरूरत है और आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट इसका बहुत सिंपल है, केवल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसमें लगाएंगे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? इस बॉल का मोमेंटम कितना है इनिशियली? कैलकुलेट नहीं करना, वैसे बिना पेपर पेन के बताओ कितना है? 8। 4 × 2। इसका मोमेंटम कितना है? 8। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की डायरेक्शन मोमेंटम की कैसी है? अलग है। तो नेट मोमेंटम कितना है इनिशियली? 0। तो इनिशियल मोमेंटम कोलिजन से पहले सिस्टम का 0 है। इन दोनों बॉल में अगर कोलिजन हो रहा है तो इन दोनों बॉल में कोलिजन में आपस में एक दूसरे पर जो फोर्स लगे वो तो इंटरनल फोर्सेस हैं और इंटरनल फोर्सेस से लीनियर मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं होता। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो इसका इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इस वाली बॉल का कितना लिखें? 2 × 2। तो ये हो जाएगा -4 और ये कितना हो जाएगा? 4 × v2 राइट साइड में। तो बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिखोगे और इससे आंसर आ जाएगा। तो बताओ v2 कितना आ रहा है? हो गया सॉल्व, बहुत ही आसान है। तो पार्ट ए अगर हम इसका सॉल्व करें तो केवल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है और v2 हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया इसका। बहुत आसान सवाल था, है ना? ठीक। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। अब हमको कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटी भी पता है, यानी u1 u2 पता है। आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी भी पता है, तो v1 और v2 भी पता है। तो E निकाल सकते हैं। तो निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है E। फिर मैं बताता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालो, इससे कितना आता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इससे कितना आ रहा है ये बताओ। हिमांशी कितना आया? 5 सर। आदित्य कितना? 1/2। दूसरे आदित्य हर्षन और सबसे अंत में मेरे प्रिय MAQ। बताओ जरा कितना आया? 1/2 आया पक्का? ठीक है। तो MAQ ने भी मोहर लगा दी है। तो पार्ट बी अगर हम सॉल्व करेंगे तो E = होता है v2 - v1/u1 - u2। तो v2 किसकी वेलोसिटी ले रहे हो? v2 किसकी वेलोसिटी ली? 4 kg वाले की। 4 kg वाले की वेलोसिटी कितनी आई थी? 1। तो उसको हम लिख देंगे 1। ठीक है। इसकी वेलोसिटी थी लेफ्ट साइड में तो उसको लिखा हमने -2। पहले हमने इसकी वेलोसिटी ली थी तो न्यूमरेटर में पहले किसकी लिखेंगे? इस वाली बॉल की, वो थी 4 तो उसको लिखा 4। ये लेफ्ट में आ रही थी तो -2। सिंप्लीफाई किया तो E कितना आ गया? 1/2। ये आंसर हो गया। तो ये भी आसान सही पार्ट था इसका। तो फिर हम इतनी हाइप क्रिएट क्यों कर रहे थे कि इससे बहुत थ्योरी सीखना है। इसके आगे वाला पार्ट, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन JD निकालना है। फिर निकालना है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है। यहां देखो, ये वाला पार्ट हम अभी कैलकुलेट करेंगे। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, जब हम कोलिजन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो हमने ये बात की थी, ये बताया था मैंने तुमको कि कोलिजन को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कोलिजन का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर 2 बॉल के बीच में कोलिजन हुआ है, 2 बॉडीज के बीच में कोलिजन हुआ है, तो उस कोलिजन को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं।
है ना। कौन कौन से दो हिस्से थे? एक वो हिस्सा था जिसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन, और एक वो हिस्सा होता है जिसमें होता है रिफॉर्मेशन। तो इसमें इन्होंने पूछा है इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का मतलब यह है कि जब दो बॉल में कोलिजन होगा, जैसे ये एक बॉल है, इसको मान लेते हैं ये है ए, और दूसरी वाली बॉल है बी, ये इधर से आई, ये इधर से आई, वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, कोलिजन हुआ। तो कोलिजन की एक सबसे बड़ी वजह तो यही होती है कि दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस है। अगर वेलोसिटी सेम हो तो कभी कोलिजन ना हो। अब इसमें कोलिजन होने के लिए जरूरी क्या है कि u1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन u2 होना चाहिए। अब ये वाली बॉल यानी बॉल ए बॉल बी पर फोर्स लगाएगी, तो दोनों में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। ए ने जितना फोर्स बी पर लगाया है, बी ने उतना ही ए पर लगाया होगा। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होते हैं। दोनों फोर्सेस की वजह से दोनों बॉल में डिफॉर्मेशन होगा। अच्छा, डिफॉर्मेशन दोनों बॉल में सेम हो ये जरूरी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है जरूरी? क्योंकि वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों बॉल बनी किससे है। मान लो एक बॉल बनी हुई है रबर की और एक बनी हुई है मेटल की, तो जब कोलिजन होगा तो डिफॉर्मेशन किस में ज्यादा होगा, रबर वाली बॉल में। तो रबर वाली बॉल में अगर डिफॉर्मेशन ज्यादा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर हो गई है। डिफॉर्मेशन होने का मतलब है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। और जो मेटल बॉल होगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम स्टोर हुई होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज और बताओ कि ये कोलिजन कब तक चलता रहेगा या डिफॉर्मेशन कब तक चलता रहेगा? डिफॉर्मेशन कब तक चलता रहेगा? हाँ, वेरी गुड गीता। तो जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाएगी तब तक ये डिफॉर्मेशन चलता रहेगा। तब तक एक बॉल दूसरी बॉल पर या दूसरी पहली बॉल पर फोर्स लगाते रहेंगे। तो हर कोलिजन में एक ना एक इंस्टेंट ऐसा जरूर आता है, हर कोलिजन में एक ना एक इंस्टेंट ऐसा जरूर आता है जबकि कोलिजन करने वाली दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम हो जाती है। और जिस समय वेलोसिटी सेम होती है उस समय डिफॉर्मेशन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की मिनिमम होती है। अब ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है, इस डिफॉर्मेशन में जो फोर्स लगा था उससे जो इंपल्स आया उसी को हम कहते हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये इनका शेप बिगड़ गया यहां पर, और मान लो ये जो है ये कुछ इस तरह की हो गई ऐसी। तो अब ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है ये एक दूसरे पर फोर्स लगने की वजह से हुआ है, तो ये निकालना है हमको इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इसके बाद क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करे, तो फिर ये अपने डिफॉर्मेशन को रिगेन करने की कोशिश करेंगे। तो इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो वापस किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अगर ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, सारी कन्वर्ट हो गई अगर, तो हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन है। और अगर सारी कन्वर्ट नहीं हुई तो हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन है। और अगर ये दोनों चिपक के ऐसे ही साथ साथ चलने लगी, दोनों की वेलोसिटी सेम थी, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम था, उसके साथ चिपक के ये साथ साथ चल रही उस स्टेट के बाद ही, तो हम इसको कहते हैं कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी कि सेपरेट ही नहीं हुई है। चलो, अब यहां से यहां तक का जो इन्होंने कोलिजन का जो पार्ट था, डिफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे मैक्सिमम हो गया। तो इस वाली बॉल पर जो फोर्स लगाया ए पर, वो किसने लगाया, बी ने। और बी पर जो फोर्स लगाया वो किसने लगाया, ए ने लगाया फोर्स। ठीक है। हाँ, तो आवाज आती रहनी चाहिए जरा, ऐसा ना लगे कि सो रहे हो। तो हमको अगर इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकालना है जेडी, तो हमको इसकी जो वेलोसिटी है u1, एक तो वो पता होनी चाहिए, और जो कॉमन वेलोसिटी आएगी यहां पर उसको मैं v मान लेता हूं। कॉमन वेलोसिटी जो दोनों की सेम वेलोसिटी आएगी, वो सेम वेलोसिटी कितनी है, v। तो इंपल्स वो लिखा जाएगा, और इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो इंपल्स का मतलब है कि इस वाली बॉल का मास मान लेते हैं m1 है, तो इसका मास लिख लिया हमने, ये m1, ये m1। यहां पर इसका मोमेंटम
जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई थी उस समय मोमेंटम कितना है m1v, और माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका m1u1। ये होता है इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब क्या होगा, ये डिफॉर्मेशन धीरे धीरे रिफॉर्मेशन में रिफॉर्म होता जाएगा। तो कोलिजन का दूसरा चरण स्टार्ट होगा, सेकंड फेज, जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मेशन। तो जब रिफॉर्मेशन होता है तो इनकी वेलोसिटी फिर अलग अलग हो जाएंगी। तो जो बॉल ए है उसकी वेलोसिटी रिफॉर्मेशन के बाद हो जाती है मान लो v1, और बॉल बी की वेलोसिटी हो जाती है v2। तो जब इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालना होगा, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अब जब ये रिफॉर्म हो रहे हैं तब फिर इनकी वेलोसिटी बदलेगी। अभी तो यहां पर वेलोसिटी कैसी है दोनों की, सेम वेलोसिटी है दोनों की, लेकिन बाद में तो फिर वेलोसिटी अलग हो जाती है। तो यहां पर भी ये क्या करेंगे, रिफॉर्मेशन में भी एक दूसरे पर थोड़ा फोर्स लगाएंगे। तो जो फोर्स लगा रहे हैं इस पर, उससे इसमें क्या हुआ, इंपल्स लगा। उस इंपल्स को हम कहेंगे इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, और वो भी किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहां पर फाइनल मोमेंटम का मतलब कौन सा मोमेंटम है, ये वाला, ये फाइनल, जब कोलिजन खत्म हो चुका है। तो ये हुआ इसका m1v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम कौन सा लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। इनिशियल मतलब है ये वाला m1v, मतलब कोलिजन के दो हिस्से कर दिए हमने, या हमने क्या कर दिए, होते ही हैं दो हिस्से। एक होता है डिफॉर्मेशन वाला हिस्सा, एक होता है रिफॉर्मेशन वाला हिस्सा। तो जो डिफॉर्मेशन वाला हिस्सा है वो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक में जो फोर्स लगा था उससे जो मोमेंटम में चेंज हुआ वो है इंपल्स। लेकिन वो इंपल्स का नाम क्या है, उस इंपल्स का क्या नाम है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। कॉमन सेंस की बात है ना, क्यों घबरा रहा है यार बोलने में, डिफॉर्मेशन ही तो हुआ है यहां से यहां तक। तो ये क्या है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इसके बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है तो जितना डिफॉर्मेशन होना था हो चुका, अब उससे ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब यहां से आगे क्या होगा, रिफॉर्मेशन होगा। तो जब ये रिफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, फिर फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर। तो एक दूसरे पर फोर्स लगाए, इसके बाद इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो गई। तो यहां से लेके यहां तक रिफॉर्मेशन चला है। तो जब हमको इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालना होगा तो हम फिर लिखेंगे फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ये वाला m1v1, और इनिशियल ये वाला। उसके लिए इनिशियल ये नहीं है, रिफॉर्मेशन जहां से स्टार्ट हुआ वो इनिशियल है, और रिफॉर्मेशन जहां खत्म हुआ वो फाइनल है। जब डिफॉर्मेशन निकाल रहे होंगे तो डिफॉर्मेशन जहां से स्टार्ट हुआ वो इनिशियल है, और जहां पर डिफॉर्मेशन खत्म हुआ वो फाइनल है। ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तुम्हारे दिमाग में अगर कोई सवाल हो तो तुम पूछ सकते हो। और आज डरो मत, क्योंकि मैंने कहा है कि आज कानून अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा, कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होगी आप लोगों के ऊपर। बताओ कोई डाउट है इसमें, जल्दी जल्दी पूछो। हाँ उत्कर्ष, तुम तो बिल्कुल अभयदान मिला हुआ है तुमको, पूछो। MAQ, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है। आयुष तुम ही पूछो यार, कुछ नहीं पूछोगे। हिमांशी, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, या सारा ये कुछ क्लियर हुआ। अरे कुछ तो पूछो यार, ये क्या तरीका है, पूछना चाहिए। कम से कम तुम्हें ये तो पूछना चाहिए कि बॉल ए से ही क्यों निकाला हमने, ये बी से क्यों नहीं निकाला। सवाल ही नहीं आ रहे दिमाग में। अच्छा हाँ, आराम से बोलेंगे अब दो को। तुम्हें ये तो पूछना चाहिए कि बी से क्यों नहीं किया आपने, ए से ही क्यों कर रहे हैं। भाई बी से भी कर सकते हैं, यानी कि बॉल बी से भी निकालेंगे। अगर हमें बॉल बी से इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, GD इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जिसका फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे आप, M2, यस, माइनस इनिशियल क्या लिखेंगे, M2U2। तो ये इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकल आएगा। आए समझ में।
अगर हमको इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालना है जे आर बॉल बी से, तो क्या लिखेंगे? m2 माइनस m2b, ये हो जाएगा। तो हम दोनों बॉल में से किसी भी बॉल से निकाल सकते हैं, ठीक है? इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इसके अलावा मैंने तुमको एक फॉर्मूला, जब ई की मैं डेफिनेशन लिखवा रहा था तो मैंने ई के तुमको 3 डेफिनेशन लिखवाई थी। ई इज इक्वल टू होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। एक और डेफिनेशन क्या थी? एक तो सिंपल v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v2। एक और चीज लिखवाई थी और मैंने कहा था कि ये स्टेटमेंट एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए है। यस, तो मैंने तुमको एक डेफिनेशन और लिखवाई थी, E इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ, ऊपर कौन सा था? रिफॉर्मेशन। तुम डिफॉर्मेशन बोले हो शायद। तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन हो गया जे आर और ये हो जाएगा जे बी। तो इस क्वेश्चन में अगर हमको इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालना है जे आर, तो उसको निकालने के 2 तरीके हैं। या तो हमने जेडी निकाल लिया है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, ई टाइम्स जेडी कर देंगे। हम दोनों मेथड से निकालेंगे, ठीक है? तब तुमको ये चीजें क्लियर हो गई दिमाग में। ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है कि ये वाली चीजें तुमको ठीक से दिमाग में सेट करे। अब कोई सवाल है दिमाग में तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो। नहीं आया तो था कुछ सवाल दिमाग में, नहीं आया? श्रेया, तो मिटा दूं, ये बड़े आ गया। अब कैलकुलेशन तुमको करना है। चलो, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया था? 1/2। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हेडिंग डालो। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकालने के लिए हमको ड्यूरिंग द कोलिजन जो कॉमन वेलोसिटी आती है वो निकालनी पड़ेगी। तो इसमें बताओ कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? तो कॉमन वेलोसिटी निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम यूज करेंगे। अच्छा, मोमेंटम जो हम कंजर्व करते हैं, हमने लिखा कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ध्यान से समझो जरा, इसका मतलब ये नहीं है कि मोमेंटम बस यही कंजर्व होता है, इनिशियल और फाइनल। अरे भाई, वो कोलिजन जब चल रहा होता है ना, जब कोलिजन चल रहा है तो हर इंस्टेंट पे मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम कंजर्व होता कब है? कब होता है? कब होता है? उसकी कंडीशन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? कब कंजर्व होता है लीनियर मोमेंटम? जल्दी बोलो भाई। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, तो जिस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। यार तुम ये नहीं बोल पा रहे हो, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। और उसके अंदर स्टार मार्क भी लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। क्या कंडीशंस अप्लाई? कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? तो हमको कॉमन वेलोसिटी निकालनी है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो वो कॉमन वेलोसिटी क्या आएगी, कोई बता सकता है? क्या होगी हिमांशी? उसको कैसे लिखोगे? इनिशियल मोमेंटम। सुनो देखो, थोड़ा सा ना स्मार्टली लिखना सीखो यार। अब तुम लोग इस भरोसे मतलब कि जो कुछ बोर्ड पे आएगा बस उतारेंगे, अपने आप करना सीखो। इनिशियल मोमेंटम लिखा, तो इनिशियल मोमेंटम तो यहां से लिख लेंगे हम, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हमको कौन सी वाली वेलोसिटी निकालनी है? कॉमन। तो अगर दोनों की वेलोसिटी कॉमन है तो उसका मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कॉमन है। तो उसमें तो सिंपल लिख देंगे m1 प्लस m2 इंटू v। तो निकालो कितनी है कॉमन वेलोसिटी? कितनी है? इनिशियल मोमेंटम लिखो। अरे फटाफट एक्टिव हो जाओ जल्दी से। इनिशियल मोमेंटम नहीं आया समझ में? अरे इनिशियल मोमेंटम कितना लिखा है इसका? तो ये 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, तो ये तो इनिशियल मोमेंटम है।
और फाइनल मोमेंटम मुझे लिखना है, इन दोनों बॉल का मिला के मास कितना हो जाएगा 2 + 4, और जो कॉमन वेलोसिटी है वो है v, तो v कितना आया 0। तो ड्यूरिंग द कोलिजन जो कॉमन वेलोसिटी आएगी दोनों की वो कितनी आएगी 0। जानबूझ के डेटा इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है जिससे कि तुम्हें कैलकुलेशन कम करना पड़े, हर क्वेश्चन में 0 आएगी जरूरी नहीं है। तो जब इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकालोगे तो जैसे ये हम किसी एक बॉल से निकालते हैं, तो मैं 2 kg की बॉल ले लो, तो ये 2 kg की बॉल है, इसकी वेलोसिटी राइट साइड में है 4 मीटर/सेकंड, और जो कॉमन वेलोसिटी है इसकी 2 kg की, वो कॉमन वेलोसिटी कितनी है 0। तो बताओ जरा इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कितना आ रहा है, गीता कितना है जेडी? कितना आया? प्रॉपर साइन यूज करना है। फाइनल मोमेंटम कितना लिखोगे 2 × 0 माइनस ये 2 वेलोसिटी 0 माइनस कितना हो जाएगा 2 × 4, तो कितना आएगा ये -8 न्यूटन सेकंड, इसकी यूनिट होती है इंपल्स की, -8 न्यूटन सेकंड। अब ये माइनस का मतलब क्या है? देखो इंपल्स ना वेक्टर क्वांटिटी है, इंपल्स वेक्टर है। ये इक्वेशन जो हम लिखते हैं इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ये वेक्टर इक्वेशन है। साइन देख के रखना पड़ता है सब कुछ। तुमने ये वाला मोमेंटम प्लस लिखा के -2 × 4, 2 × 4 प्लस लिखा के माइनस प्लस लिखा है तुमने। ये JD इक्वल टू P2 - P1, ये P2 इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल। तो इनिशियल मोमेंटम 2 × 4 तुमने कैसा लिखा है, प्लस या माइनस? प्लस लिखा है। ये माइनस साइन जो है ये इंपल्स की डायरेक्शन की वजह से नहीं है, ये मोमेंटम की डायरेक्शन की वजह से नहीं है, ये तो फॉर्मूला है माइनस साइन। लेकिन यहां पर जो हमने इसकी वेलोसिटी लिखी, तो वेलोसिटी कितनी लिखी है +4, तो +4 मतलब हमने राइट साइड को कैसा ले लिया है पॉजिटिव, राइट साइड को पॉजिटिव ले लिया है, सॉल्व करके ये -8 आया। इसका मतलब इंपल्स किस डायरेक्शन में, इस पर लेफ्ट साइड में। और ये कॉमन सेंस की बात है कि लेफ्ट साइड में होना भी चाहिए। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों होना चाहिए लेफ्ट साइड में? ये लेफ्ट में क्यों है? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट में। जब कोलिजन हुआ होगा इस वाली बॉल का 4 kg के साथ, तो 4 kg ने इस पे फोर्स कहां लगाया है, लेफ्ट में, और इसने 4 kg पे कहां लगाया, राइट साइड में। अगर मैं दूसरी वाली बॉल से इंपल्स निकालूं तो प्लस आएगा। कैसे? अगर मैं दूसरी बॉल को ले लूं JD इक्वल टू, तो इसकी फाइनल मास कितना है इसका 4, कॉमन वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस, अब इसका मास लिखेंगे हम 4 और वेलोसिटी लिखेंगे -2, क्योंकि लेफ्ट साइड को हमने कैसा ले लिया है नेगेटिव। तो सॉल्व करके ये कितना आएगा +8 न्यूटन सेकंड। तो ये इंपल्स किस पर है 4 kg बॉल पर, इस पर फोर्स राइट साइड में था इसलिए राइट में आया है। 2 kg बॉल पर फोर्स लेफ्ट में था, किसने लगाया था लेफ्ट में, उत्कर्ष ने 4 kg वाली बॉल में। ये समझ में आ गया? इसमें कोई सवाल कोई डाउट हो तो बताओ। लेकिन क्वेश्चन में जब पूछेंगे तो हो सकता है ऑप्शन जो दिए होंगे उसमें प्लस माइनस नहीं दिया होगा, उसमें वो क्या पूछ रहे होंगे तुमसे, मैग्नीट्यूड ओनली। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे इसका 8। चलो काम खत्म हो गया इसका, इसको नोट करना है, हाँ कर लो, उसको नोट कर लो। अरे आएगा भी, चिंता मत करो, डिटेल में लिखा हुआ है। ये कॉमन वेलोसिटी आ गई, ये कॉमन यहां तक लिख लिया, कॉमन वेलोसिटी 0 आ गई इसकी, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया इतना, तो लिखो अच्छा, जिन लोगों ने ये कर लिया वो बाकी के आगे के 2 पार्ट और कर लो, आगे के 2 हिस्से और कर डालो बाकी लोग।
गुंजल कोई सवाल? नीलाक्षी क्या पूछ रही है? हाँ नीलाक्षी बोलो। हो गया इतना? आगे बढ़े हो? चलो अब आ जाओ पार्ट सी पर। तो जेडी है मोमेंटम ऑफ वन बॉल व्हेन डिफॉर्मेशन इज मैक्सिमम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेम बॉल बिफोर कोलिजन। एक ही बॉल के बारे में बात हो रही है, दोनों में से किसी भी एक बॉल को चुनेंगे हम, और ये हमने लिखा -8। तो कौन सी वाली बॉल पर है ये? माइनस है मतलब किस पर है ये? 2 kg वाले पर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, अब ये कैसे निकालेंगे? हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है तो वो निकालनी है हमको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसकी। तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करें? हम कोई आइडिया दे सकता है? कैसे निकाल सकते हैं? हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करें। तो हम कैसे यूज करेंगे उसको? हम ऐसा लिख सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? K1। वो K1 कितना है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ 2 × 4 का स्क्वायर प्लस ½ × 4 × 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके बताओ जरा K1 कितना आ रहा है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? कितना? 24 जूल, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होती है? कब होती है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी? आदित्य, ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब है? कब होती है मिनिमम? कब होती है? जब दो ऑब्जेक्ट में कोलिजन चल रहा होता है तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है? अरे आज ही तो बताया। कब होती है? जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होता है। तो डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है तब काइनेटिक एनर्जी कैसी है? तो वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है कितनी? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 1/2, इसका मास है 2 प्लस, अच्छा प्लस नहीं, थोड़ा प्लस दूर लगाना था, तो प्लस 1/2, इसका मास कितना है? 4। अब जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या वैल्यू है? 0 है, क्योंकि जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम था तो दोनों बॉल की वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। सॉल्व किया है ना अभी, तो हम करेंगे 0 का स्क्वायर प्लस इसमें भी 0 का स्क्वायर, तो कितना आया? 0। ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी थी। अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? और इसकी वो तो कोलिजन खत्म हो गया, उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, तो अब मुझे कोई ये बता सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालें इसकी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी। तो जिस समय काइनेटिक, ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है ये कैसी है? मिनिमम। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, यानी इस समय काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। तो उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी यार वो कहां गई? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो 24 जूल थी उसमें से कितने जूल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गए? सारे के सारे कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इसकी 0 है। तो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जो इनिशियल 24 जूल थे वो सारे के सारे ही खत्म हो गए, यहां पे काइनेटिक एनर्जी बची ही नहीं, यानी कि सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 जूल होगा।
ठीक है, लेकिन इसको जनरली अगर हम एक फॉर्मूले की तरह से लिखेंगे तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी, कौन सी है ये, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है, जो कॉमन वेलोसिटी ड्यूरिंग दी कोलिजन जब दोनों में सेम वेलोसिटी हो जाती है वो वाली। और हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24 जूल के बराबर। समझ गए ये? ठीक है, आगे समझ में। अब निकालो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। अब हमको निकालना है इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मैंने कहा था कि इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं। मेथड 1 E इक्वल टू जे आर अपॉन जे डी, जे आर इक्वल टू ई टाइम्स जे डी। और हम इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकाल चुके हैं। -8 रखा तो ये आ गया -4। हमने -8 रखा मतलब कौन सी बॉल पर है ये, -8 मतलब इस पर है, पहली वाली बॉल पर, क्योंकि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा था, लेफ्ट साइड में, जिसको कि नेगेटिव लिया था हमने। तो ये 2 kg बॉल पर है तो -8। और अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो हम सिंपल 4 लिखेंगे। अब जरा दूसरा मेथड है उससे करके दिखाओ। दूसरे मेथड से कैसे निकालते हैं? दूसरे मेथड से निकालने से मेरा मतलब है जे आर इक्वल टू, कोई एक बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सी बॉल सेलेक्ट करने, मान लो ये वाली। तो इसका फाइनल मोमेंटम कब लेना है, कोलिजन के बाद वाला, जब खत्म हो गया है कोलिजन। तो जब कोलिजन खत्म हो गया है तो इसका मोमेंटम कितना है, मास 2 और वेलोसिटी -2। और इसमें इनिशियल कौन सा लिखेंगे, मास 2 और वेलोसिटी कितनी, 0, क्योंकि जो कॉमन वेलोसिटी है वो वाली वेलोसिटी। तो इससे कितना जाएगा, -4, इससे भी वही आ जाएगा। अगर हम चाहें तो 4 kg वाली बॉल से भी निकाल सकते हैं। तो 4 kg वाली बॉल से क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम। तो इसका मास है 4, इसकी वेलोसिटी क्या आई थी, v2 1 आई थी, 1 माइनस मास 4 और जो कॉमन वेलोसिटी थी वो थी 0। तो जे आर कितना आया, 4। इसका +4 क्यों आया, क्योंकि इस पे फोर्स कहां लगा होगा, राइट साइड में। इस पे फोर्स राइट साइड में लगा है, इस पर लेफ्ट साइड में लगा है, तो इसका प्लस आ रहा है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। तो एक तरह से हमने 3 मेथड से निकाल लिया इसका इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम केवल आंसर निकालने के लिए नहीं सॉल्व कर रहे थे, इससे हमको थ्योरी समझनी थी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, और अगर वो निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, वो इस मेथड से निकालेंगे जो कि अभी हमने निकाला। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस वो काइनेटिक एनर्जी जो कि मिनिमम हो जाती है ड्यूरिंग दी कोलिजन। और काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के ड्यूरेशन में मिनिमम कब होती है, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, बिना कानून को हाथ में लिए। आज तुम लोगों को छोड़ा जा रहा है, ठीक है।